हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम इंडियन इकोनॉमी का दूसरा क्लास करेंगे। इससे पहले अगर आपने इंडियन इकोनॉमी का पहला क्लास नहीं किया है तो चैनल के प्लेलिस्ट में उसे अपडेट कर दिया गया है। आप जाकर के पहले क्लास को देखिए और पूरा इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस यहाँ हम कवर करेंगे। दोस्तों, आने वाले दिनों में आप अगर झारखंड या फिर भारतवर्ष के किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं जिसमें कि जनरल साइंस, जनरल स्टडी पूछा जाता है, उसके लिए यह वीडियो सीरीज बेहद ही उपयोगी होगी। और जो कि इकोनॉमिक्स के सवाल से बच्चे कतराते हैं, अगर आप पूरे सीरीज को अच्छे से देख लेते हैं तो एक आपको शानदार क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा और इकोनॉमिक्स के प्रश्न से आप भागेंगे नहीं। इकोनॉमिक्स का प्रश्न आपसे थर थर कांपेगा। दोस्तों, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडियन इकोनॉमी का दूसरा क्लास और उसमें देखते हैं इन्फ्लेशन क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन का घंटा जो है उसको दबा दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इन्फ्लेशन। दोस्तों, इससे पहले हमने कल के क्लास का अगर रिकैप ले लें तो फिर अच्छा होगा। इसके पहले हमने कल का क्लास में देखा था अर्ली इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के कुछ फैक्ट्स पर हमने चर्चा किया था। सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स का अलग अलग विद्वानों के माध्यम से या फिर अलग अलग विद्वानों के द्वारा इकोनॉमिक्स का कुछ कुछ जो उनके मत के आधार पर इकोनॉमिक्स क्या है उसके बारे में हमने बात किया था। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जिनका बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज या फिर आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। अगर दोस्तों आपके पास पैसा है तो आप पैसा अगर इन्वेस्ट करेंगे, वह जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ सामान बनाएंगे या फिर कुछ वस्तु बनाएंगे या आप कुछ सेवा क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, सर्विस जनरेट करेंगे। किसके लिए? तो आम लोगों के लिए। फिर आपने जो सर्विसेज और गुड्स, सामान या फिर सेवा जो आपने बनाया है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करके किसके पास भेजेंगे? तो कंज्यूमर के पास, जो उसे कंज्यूम करेगा, जो उसे उसका उपभोग करेगा। अगर उस आपका कंज्यूमर आपके बनाए हुए सामान का उपभोग नहीं करता है तो आप जो बनाए हैं उसका कोई फायदा नहीं है। तो अगर वो उपभोग करेगा तब जाकर के आपको रिटर्न रेवेन्यू मिलेगा, कुछ आपको प्रॉफिट होगा, कुछ आपको पैसा मिलेगा। और ये पूरा का पूरा चक्र जो इसमें काम करता है, जो पूरा तंत्र काम करता है इसमें, तो यही होता है आर्थिक क्रियाएं। सारे के सारे आर्थिक क्रियाएं होती हैं, हमने बात किया था इसके बारे में। अब है ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी को अध्ययन के सरलता के लिए, मतलब अध्ययन उसको अच्छे से पढ़ पाए, इकोनॉमिक्स को छोटे लेवल पर और बड़े लेवल पर बांट करके पढ़ा जाता है। और इसे पढ़ने के लिए दो पार्ट में इकोनॉमिक्स का ब्रांच को बांटा गया है रैगनर फ्रीस के द्वारा 1933 में। माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटे लेवल पर जब इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जब बड़े लेवल पर, व्यापक स्तर पर एक देश का, एक राज्य का या फिर पूरे विश्व के इकोनॉमी का, उसका जीडीपी कैसा है, नेशनल इनकम क्या है, लोगों का एम्प्लॉयमेंट रेट यहां पर कैसा है, इन्फ्लेशन रेट कैसा है, यह सब कुछ जब हम लोग पढ़ते हैं तो वह मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग सिंगल पर्सन के बारे में, सिंगल इंडस्ट्री के बारे में, उसने कितना उत्पाद बनाया, उसने कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा है ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमी। अब हम लोग देखे थे कल क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। इकोनॉमी पर किसी भी देश का, राज्य का, वर्ल्ड का इकोनॉमी पर कैसा नियंत्रण है, उस जगह का ऑर्गेनाइजेशन पर, उस जगह के सर्विस प्रोवाइड करने वाले पर, उस जगह के प्रोडक्शन यूनिट पर उसका इकोनॉमिक्स का जो प्रशासन है या फिर जो जिस क्या कह सकते हैं उसे, कि जो शासन व्यवस्था है, जो गवर्नमेंट है, उसका किस प्रकार का नियंत्रण है उसके ऊपर, उसके हिसाब से इकोनॉमी को अलग अलग भाग, अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। जैसे कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स है या फिर स्टेट इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो हम लोगों के भारतवर्ष में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसको हमने अच्छे से कल देखा था। अगला देखा है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, क्या क्या क्षेत्र हैं जिससे कि हमें क्या क्या चीजें मिलती है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के बारे में देखा था। दोस्तों, आगे भी दो सेक्टर होते हैं, जैसे कि जो है चतुर्थ क्षेत्र या फिर पंचम क्षेत्र, फिफ्थ सेक्टर। तो इन सब के बारे में हम लोग जब एमसीक्यू लगाएंगे तो वहां पर अच्छे से कर लेंगे। हमने बताया था कि कोई एक स्टैंडर्ड बुक लेकर के ल्यूसेंट जो है, ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव वाला जो बुक है, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव वाला, उसके इकोनॉमिक्स सेक्शन को हम लोग पूरा अच्छे से कवर करेंगे और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लगाएंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। सरल शब्दों में कहें, देसी भाषा में कहें तो महंगाई। जब आप महंगाई कैसे बोलते हैं? आप जब कुछ सामान मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं, जब आप अपने घरों के लिए
राशन लेने जाते हैं, सब्जियां खरीदने जाते हैं, फल लेने जाते हैं, या फिर जब आप जिस गाड़ी से चलते हैं उसमें पेट्रोल डालवाने जाते हैं, जब आप मेडिकल हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पर जो आप मेडिकल जो सामान है, जो मेडिसिन्स वगैरह खरीदते हैं, उसको जब लेने जाते हैं और उसका सामान देखते, उसका जो दाम आप पूछते हैं, तो उसका दाम जो है जब आसमान छूने लगता है तो आपका दिमाग क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और जब दिमाग खराब हो जाता है दाम सुन करके, तो वही क्या है, महंगाई है, वही क्या है, इन्फ्लेशन है। लेकिन किसी एक वस्तु का सामान, अगर किसी एक वस्तु की महंगाई अगर बढ़ गई है, मान लिया कि आप गए, चाय पत्ती का दाम बढ़ गया है लेकिन चीनी का दाम नहीं बढ़ा है, चीनी का दाम वही है, तो किसी एक वस्तु का, या फिर आपका इंटरनेट का जो है कॉस्ट अभी बढ़ रहा है, तो यह नहीं कहेंगे कि टेलीकम्युनिकेशन या फिर पूरा सेवा जो सर्विस सेक्टर है वह महंगा हो गया, ऐसा नहीं। किसी एक वस्तु या फिर किसी एक सेवा का दाम बढ़ने से यह नहीं कहेंगे कि इन्फ्लेशन आ गया मार्केट में, जब तक कि पूरे मार्केट में ओवरऑल सर्विसेज और गुड्स जो आपके आप जो यूज कर रहे हैं उसका रेट पूरा इंक्रीज नहीं हो जाता है, तो इन्फ्लेशन नहीं कहा जाएगा, तो वह महंगाई नहीं कहा जाएगा। तो आप जो भी सामान, आप जो जरूरत वाला जो आपका सामान है घरों में, जो आप दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में जो आप सामान यूज करते हैं, जिसके बिना आपका दिन दिन नहीं चलेगा, तो उन सब सामानों का, उन सब सर्विसेज का जब दाम बढ़ जाता है तो उसी को कहा जाता है महंगाई। देखिए दोस्त, अगर महंगाई क्या है, आप जो पैसा यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप जो पैसा यूज कर रहे हैं, मान लिया कि आप 10,000 रुपया आप यूज कर रहे हैं और 10,000 रुपया में आपका कोई एक सामान मिल रहा है, और कोई व्यक्ति है जो 1 रुपया ही यूज कर रहा है और 1 रुपया में उसे 5 सामान मिल जा रहा है। तो यहां पर क्या है कि आप इस ये जो 10,000 रुपया यूज कर रहा था, यहां इसका जो करेंसी जो यूज कर रहा है, इसका वैल्यू क्या है, कम है, इसका वैल्यू उतना नहीं है, ठीक है। और जो यहां एक एक यूज कर रहा है, 1 रुपया यूज कर रहा है या कोई भी करेंसी यूज कर रहा है, और 1 ही रुपया में इसको वही चीज 5 मिल जा रहा है, तो इसके पैसे का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो अगर पैसे का वैल्यू कम हो जाए, पैसे का वैल्यू कम हो जाए, तो भी उसे क्या कहते हैं, महंगाई कहते हैं। क्या कहते हैं, महंगाई। क्योंकि पैसे का वैल्यू कम हो जाएगा, आपको जो चीज 10 रुपया में नहीं मिल रहा है, आपको जो चीज 10 रुपया में नहीं 20 रुपया देना पड़ रहा है, वही चीज आप जब $1 में लेने जाते हैं तो आपको भतेरो बहुत सामान मिल जाता है। तो डॉलर हमारे तुलना में क्या है, तगड़ा करेंसी है, स्ट्रांग है। और हमारा जो रुपया है वो कैसा है, इसके रुपये का जो वैल्यू है डॉलर के मुकाबले में कम है। तो अगर रुपयों का, करेंसी का वैल्यू भी घटे तो भी उसे महंगाई कहते हैं। जैसे कि अगर आप किसी को काम करवाते हैं, आपका कोई वैल्यू नहीं है, आप कोई किसी टाइप के अधिकारी वगैरह नहीं है, तो आप किसी को काम करते हैं, फोन करते रहेंगे बार 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 बार, आपके बोली का, आपके बात का उतना वैल्यू, वजन नहीं देगा वह। तो आपका जो क्या बोलते हैं, वजन जो है वह उतना नहीं है। लेकिन यही डीसी अगर एक बार कॉल कर दे तो उसका वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। तो उसी प्रकार से पैसे का वैल्यू अगर कम हो जाए तो महंगाई भी क्या होता है, वहां बढ़ जाता है। क्योंकि यह चीज आपने समझ लिया। तो महंगाई क्या है, महंगाई, इन्फ्लेशन को अगर हिंदी में समझे तो क्या होता है, फैलाव या फिर वृद्धि। तो वस्तुओं के मूल्य में फैलाव या फिर वृद्धि, या फिर मुद्रा का, करेंसी का, आपके करेंसी के का वैल्यू जो है वह गिर जाता है, या उसी को इंग्लिश में कहें तो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो यह जो अवस्था आती है उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। जैसे कि आप हैं, ठीक है, आप गए मार्केट में और मार्केट की स्थिति देख करके आपका दिमाग खराब हो गया और आप माथा पकड़ करके बैठ गए। क्या है, आप गए, पेट्रोल को देखा आपने, आप जो दैनिक जीवन में आपने आप यूज करते हैं, फल सब्जी के दुकान में गया, देखा एकदम सामान जो है इसका रेट आसमान छू रहा है। ग्रोसरी शॉप में गया, इसका रेट आसमान छू रहा है। पेट्रोल फ्यूल है उसका रेट आसमान छू रहा है। मेडिकल जो सर्विसेज है उसका रेट आसमान छू रहा है। कपड़े लत्ते का रेट आसमान छू रहा है। तो इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन जब आता है दोस्तों, कैसे इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन का प्रभाव क्या है, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई इसके लिए क्या करती है, सब कुछ एक एक करके देखते हैं। चलिए देखिए, कहता है कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होता है, जो डाटा होता है कि किस टाइप का इन्फ्लेशन अभी हमारे मार्केट में है, अभी हमारा जो मार्केट है, जो हमारा देश है, यहाँ पर किस टाइप का इन्फ्लेशन चल रहा है, यहाँ महंगाई का रेट कैसा है, 4% है, 5% है, 10% है। हर साल क्या होता है, इन्फ्लेशन का रेट का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, उसको देखा जाता है किसके द्वारा, सीएसओ के द्वारा, सीएसओ। और ये सीएसओ का मतलब क्या होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड डेटा है उसको कलेक्ट किया जाता है कि कितना इन्फ्लेशन जो है अभी यहां पर चल रहा है। और सीएसओ जो है, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, यह इन्फ्लेशन से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करता है किसके बेसिस पर, तो एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स को कहते हैं
थोक मूल्य सूचकांक और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इसके हिसाब से इसका मतलब मूल्यांकन करके सीएसओ जो है वह इन्फ्लेशन के डेटा को कलेक्ट करता है कि कितना इन्फ्लेशन चल रहा है। अगर ज्यादा इन्फ्लेशन चलता है तो वो डेटा दे देता है, कम इन्फ्लेशन रेट है तो वो डेटा दे देता है। वह दे करके किसको आगे देगा? आगे गवर्नमेंट को देगा। गवर्नमेंट जो है आगे उस पर काम करेगी, उसको कंट्रोल करने का कोशिश करेगी और वह किसको बोलेगा? आरबीआई को बोलेगा। सब बात करेंगे एक एक करके। देखिए, माना कोई कंपनी है, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है? कोई कंपनी है, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, तो ये प्रोडक्ट क्या करेगा? यह होलसेल रेट पर किसी एजेंट को बेचेगा, है ना? होलसेल रेट पर यह किसी एजेंट को बेचेगा। तो यहां पर क्या प्राइस चल रहा है, किस तरह का यहां पर जो है प्राइस कस्टमर एजेंट को दिया जा रहा है, उस बेसिस पर यहां पर कहा जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। हम लोग इसका एक अलग सेपरेट क्लास लेंगे। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कस्टमर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। लेकिन आप यहां पर मोटे मोटे तौर पर समझिए कि जब होलसेल रेट पर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को एजेंट को बेचती है तो होलसेल रेट पर बेचेगी। मान लिया कि ये 5% के रेट पर यह एजेंट को अपना गुड्स या सर्विसेज दे दिया होलसेल रेट पर, तो इसको क्या करेगा? इस डेटा को सीएसओ कलेक्ट कर लेगा, ठीक है? और अब क्या करेगा? ये एजेंट आगे उसी सामान गुड्स या फिर सर्विसेज को रिटेल मार्केट में भेजेगा। अब जब रिटेल मार्केट में भेजेगा तो ये क्या करेगा? रिटेलर जो है और 5% फायदा कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा और कंज्यूमर को देगा, ठीक है? तो वहां पर जो प्राइस है, वहां पर जो इंडेक्स है उसे कहा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और इन दोनों को कंपेयर करके इन्फ्लेशन का डेटा क्या किया जाता है? सीएसओ के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। और फिर इन्फ्लेशन का रेट कैसा है देश में, मार्केट में इन्फ्लेशन का रेट कैसा है, मार्केट में पैसे का बहाव है, बहुत ज्यादा जो है मार्केट में पैसा हो गया है, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो किसी के पास बहुत कम पैसा है। इस स्थिति में भी महंगाई आती है। तो इसके हिसाब से क्या करता है सीएसओ जो है वह एक डेटा जो है यहां गवर्नमेंट के सामने रखती है कि इन्फ्लेशन का रेट अभी हमारे देश में ऐसा चल रहा है, मार्केट में ऐसा है। तो चलिए देखते हैं इन्फ्लेशन का टाइप, कितने टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं। इन्फ्लेशन का यानी कि स्फीति, महंगाई का प्रकार कैसा है और महंगाई किस किस चीज पर डिपेंड करता है, सब कुछ देखेंगे। तो महंगाई का प्रकार की बात करें तो सबसे पहला महंगाई का प्रकार है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि मांग प्रेरित स्फीति। मांग प्रेरित स्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखिए, अगर किसी प्रोडक्ट कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, या फिर कोई सर्विसेज है, जैसे कि इंटरनेट वगैरह है ना? इंटरनेट है या फिर बैंकिंग कोई सर्विस है, बैंकिंग सर्विसेज है, हॉस्पिटैलिटी है, होटल्स है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, ये हो गया। या फिर कोई प्रोडक्ट है, क्लोथ्स प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, ये सब प्रोडक्ट का डिमांड, जो डिमांड है वह मार्केट में पूरा बढ़ जाए। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ? यही कि डिमांड जो है इसका पूरा बढ़ जाए। अब जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो जो प्रोडक्शन यूनिट है, जो इसको बना रहा है, जो फैक्ट्रीज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कल कारखाने हैं, उद्योग है, ये क्या करेगा? जो इस प्रोडक्ट और सर्विसेज को बना रहा है, ये क्या करेगा? जब प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये अपने हिसाब से इसका प्राइस जो है वो बढ़ा सकता है। और जब डिमांड बढ़ जाएगा तो जब प्राइस, डिमांड के बढ़ने से जब प्राइस बढ़ता है तो उसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि मांग प्रेरित इन्फ्लेशन। जब डिमांड बढ़ा, जब मांग बढ़ा मार्केट में किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज का, तब जाकर के दाम भी बढ़ गया उसके उत्पाद का या फिर सर्विस का, सेवा का। या फिर कह सकते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है बहुत ज्यादा और उसके हिसाब से जो प्रोडक्शन यूनिट है, उसके हिसाब से उसका प्रोडक्शन नहीं करवा पा रही है, चाहे वो सामान हो चाहे वो सेवा हो, अगर उसके हिसाब से, जिस हिसाब से मार्केट में डिमांड है, उस हिसाब से अगर उसका प्रोडक्शन नहीं करवा पा रही है, तब भी क्या होगा कि चलो मार्केट में दाम इसका बढ़ जाएगा तो लोगों का डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा। तो उस तरह का जब इन्फ्लेशन मार्केट में आता है कि मांग बढ़ने से प्रोडक्ट का या फिर सर्विसेज का, कोई सामान आप खरीदने जाते हैं, बहुत ज्यादा लेने लगा लोग, ठीक है, तब क्या होगा? उसका प्राइस बढ़ा देंगे। और जब प्राइस बढ़ा ही देता है, आप देखते ही होंगे, अगर आप, जिससे पहले जब 4G आया था जियो का, तो जियो क्या किया था? ले भैया, थोड़ा 399 रुपया में आपको ये अनलिमिटेड हम इंटरनेट देंगे। जब देखा कि इसका मांग बढ़ने लगा, हम लोग इसको जो है अब इसके बिना नहीं रहने लगे, तो क्या किया? प्राइस बढ़ाया ना। तो ये जो प्राइस है, इस प्रकार का जब प्राइस बढ़ता है, इस प्रकार का जब इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होता है, तो इसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मांग प्रेरित मतलब मांग बढ़ा तो डिमांड बढ़ा दिए, ठीक है, महंगाई बढ़ा दिए।
अगला है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यह इन्फ्लेशन कैसा है? तो इसको कहते हैं लागत जन्य स्फीति। लागत जन्य स्फीति मतलब कि जब कोई प्रोडक्शन यूनिट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है, कोई संगठन है या फिर कोई उद्योग है जो कि गुड्स या फिर सर्विसेज बनाती है, ठीक है, गुड्स मतलब सामान और सर्विसेज मतलब सेवा, ठीक है, ये दोनों जब कोई भी बनाता है, कोई भी यूनिट है, अगर गवर्नमेंट जो है इसका जो टैक्स है, इस पर जो टैक्स लगती है गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है, अगर टैक्स का रेट या फिर प्रोडक्शन का जो जब वो करता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट का टैक्स अगर बढ़ा दिया जाए, तो टैक्स जो बढ़ा दिया जाएगा तो ये क्या करेगा, जो गुड्स और सर्विसेज बना रहा है ये अपने पॉकेट से तो नहीं लगाएगा, सामान आपको घाटा करके तो नहीं देगा, तो ये क्या करेगा, सामान का रेट जो आप यह बना रहा है उसका रेट को बढ़ा देगा। अब जब रेट को बढ़ा देगा तो क्या होगा भैया, हमारे पॉकेट पर क्या होगा, असर होगा, हमारे घर हम जो लोग जो घर में सामान यूज करते हैं उसका सामान का रेट बढ़ जाएगा, महंगाई आ जाएगा। तो प्रोडक्शन कॉस्ट, जब जैसे कि कोई सामान बना रहा है, अब कोई पेन बना रहा है तो पेन बनाएगा तो उसमें क्या क्या कच्चा सामान लग रहा है, जो रॉ मटेरियल लग रहा है, ठीक है, जो रॉ मटेरियल लग रहा है मतलब लेबर कॉस्ट लग रहा है, उसको मजदूरों को भी पैसा देना पड़ता है, वह कच्चा मटेरियल इंक लाया, उसके लिए प्लास्टिक लाया, अलग अलग टाइप के कुछ जो रॉ मटेरियल वह लाया, अगर उसके सामान के दाम बढ़ जाते हैं, रॉ मटेरियल का दाम बढ़ जाता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, सामान जो बनाएगा उसका तो रेट वो बढ़ा देगा, तो इस प्रकार का इन्फ्लेशन कहलाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन समझ में आ गया कि लागत जन, जब लागत बढ़ जाएगा, जो जब हम बना रहे हैं जो चीज पहले जितना में मेरे से बनता था, मान लिया कि मैं जो है एक कंप्यूटर लैपटॉप बना रहा हूं या फिर कीबोर्ड बना रहा हूं, जो कीबोर्ड बनाने के लिए जो कच्चा सामान चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, उसका दाम बढ़ गया है, तो अब हमको प्रोडक्शन उसको करने में, प्रोड्यूस करने में ज्यादा दाम लगेगा, ज्यादा पैसा लगेगा, तो जब हम कंज्यूमर को देंगे, कस्टमर को देंगे तो उससे हम ज्यादा पैसा लेंगे ताकि हमें प्रॉफिट हो। तो इस प्रकार का इन्फ्लेशन क्या कहलाता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगला जो इन्फ्लेशन है दोस्तों वह है सेक्टरल इन्फ्लेशन, मतलब कि सेक्टरल क्षेत्रीय स्फीति। यह क्या होता है भाई, अब कहता है वैसी महंगाई जब किसी एक सामान का दाम बढ़े, ठीक है, किसी एक सामान का दाम बढ़े तो उसके हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, उस पर डिपेंडेंट कोई दूसरा सामान क्या हो जाए, उसका दाम बढ़ जाए। एक क्षेत्र में अगर किसी सामान का दाम बढ़ता है, किसी सेवाओं का दाम बढ़ता है, किसी वस्तु का दाम बढ़ता है, तो उसके साथ साथ उस पर डिपेंडेंट जितना भी चीज है उसका दाम बढ़ जाएगा, तो उसे कहते हैं क्षेत्रीय महंगाई, क्षेत्रीय स्फीति, सेक्टरल इन्फ्लेशन। कैसे, जैसे कि अगर पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है, अगर पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है तो क्या होगा, अगर पेट्रोल का रेट बढ़ जाएगा तो जो बस चलता है, जो गाड़ी चलता है, जो बाइक चलता है, जो स्कूटर चलाते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। तो महंगाई बढ़ा कि नहीं, हाँ बढ़ गया। उसके बाद अगर पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ जाएगा, तो आपके घर तक, आपके शहर तक जो सामान, जो वेजिटेबल्स, जो फ्रूट, जो फ्यूल्स आ रहा है, अब जब ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ गया तो जब वो ज्यादा पैसा खर्च करके आपके तक पहुंचाएगा तो वो सामान का रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। तो यही है सेक्टरल इन्फ्लेशन, क्षेत्रीय स्फीति। चलिए आगे बात करते हैं। इन्फ्लेशन का ये दोस्तों टाइप हो गया, इन्फ्लेशन क्या क्या हो गया, टाइप हो गया। लेकिन भाई अब महंगाई होता क्यों है, महंगाई बढ़ क्यों जाता है, तो महंगाई बढ़ने का कारण दोस्तों, चलिए बात करते हैं एक एक कारणों पर महंगाई की, और उसके बाद इसके इफेक्ट की भी बात करेंगे, और उसके बाद इसे कंट्रोल कैसे किया जाए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए दोस्तों, महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो आपका मार्केट है, जो आपका आसपास का इलाका है, जो आपका देश है, जो आपका राज्य है, उस राज्य में पैसा किसी लोगों के पास बहुत ज्यादा हो जाए, किन्हीं लोगों के पास पैसे का गर्मी हो, बहुत ज्यादा हो जाए। अगर बहुत ज्यादा पैसे का गर्मी हो जाएगा तो वो क्या करेगा, मान लिया आपके पॉकेट में पैसा एकदम गचागच भरा हुआ है, तब क्या करेंगे आप जाएंगे मार्केट, अब आपको गर्मी हो गया पैसे का, तो आप मार्केट में जाएंगे, मॉल में जाएंगे, और जब मॉल में जाएंगे तो आप मॉल में सामान खरीदेंगे, और उस सामान को खरीदने के बाद बिलिंग काउंटर पे जाएंगे और ना दाम पूछेंगे ना कुछ करेंगे, चलो भाई बिलिंग करो, और बिलिंग करेंगे तो वो अपने मन मुताबिक आपसे दाम भी ले लेता है और आप दे भी देते हैं, आपके पास पैसा बहुत है।
अगर आपके पास पैसा बहुत होगा, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है, कुछ लोगों के पास, ये नहीं कह रहा कि सबके पास हो गया, सबके पास कभी नहीं होता है बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है, तो वो क्या करेगा, पैसा जो है लुटाएगा मार्केट में, और वो पैसा जब लुटाएगा मार्केट में तो आगे हम लोग कैश जब फ्लो होता है पूरा मार्केट में बहता है, ये मार्केट कैसा है, एक तालाब है, और इस तालाब में जो पैसा फ्लो होता है उसको बोलते हैं लिक्विडिटी, तरलता, क्या बोलते हैं, तरलता। और वो जब बहता है मार्केट में जब लिक्विडिटी एक्सेस जो होता है कैश का बहुत ज्यादा हो जाता है, तब आप क्या करते हैं, वही लोग मार्केट में महंगाई को बढ़ा देते हैं। मान लिया कि आप किसी के पास गए, बोला कि भैया आप मुझे ये सामान दे दो, आप मुझे ये कपड़ा, ब्रांडेड कपड़ा लेने के लिए गया, ठीक है, बहुत रईस लोग का जो औलाद होता है, जैसे कि जिसके पास काला धन बहुत ज्यादा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो काला धन बहुत ज्यादा जमा करके रखा है, उसको पैसा खर्चा करना है, कहीं टैक्स नहीं देना है, उसको चुराना है टैक्स, तो उसको कैसे पैसा खर्च करे, किधर करे। अब वो क्या करेगा, जाएगा मार्केट में, जो सामान उठा लो, कितना पैसा लेना है ले लो, पूछना नहीं है। अब जब वो आदमी किसी दुकान में जा करके पैसा पूछेगा नहीं, तो ये दुकान वाला 100 रुपए का सामान 500 में भी बेच दे, तो वो जब उसको 500 में बेच देगा उस रईस के, रईस जादे को, तो क्या करेगा, अरे ब्रांडेड ले रहे हैं, ये वो दिस दैट, एकदम पूरा चमकेगा। तब जाकर ये जो रेट था जिसका 100 रुपया दाम था, उसका दाम ये क्या करवा दिया, 500 रुपया करवा दिया, महंगाई बढ़ गया। तो ये है एक कारण कि मार्केट में जो है मनी एक्सेस रूप में इसका फ्लो होने लगे, तो क्या हो गया, एक्सेस मनी सप्लाई इन मार्केट। दूसरा क्या है, इंक्रीज इन पब्लिक इनकम, अगर जो लोगों का इनकम है वह भी बहुत ज्यादा होने लगे, तो भी क्या करेगा, लोग जो उसको खर्च करेगा। अब जब खर्च करेगा और लोग कंजूसी नहीं करेगा, तंगहाली नहीं करेगा, और किसी के यहां पर यही बात होता है ना कि मार्केट में कभी भी किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा पूरे लोगों के पास नहीं हो सकता है, तो किसी के पास बहुत कम नहीं हो सकता है, लेकिन एक जो बहुत बड़ा गैप हो जाता है कि किसी के पास बहुत ज्यादा तो किसी के पास बहुत कम, वह स्थिति में महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इंक्रीज इन पब्लिक इनकम तो समझ गया। अब कहता है जब पब्लिक इनकम बढ़ जाएगा तो खर्चा भी बढ़ जाएगा, जो लोग अनाप शनाप भी खर्च करेंगे, जहां जो चीज नहीं लेना है, मान के चलिए आपके पास अभी जो पैसा नहीं है, आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आपको कोई बुक लेना होता है तो आप उसका पीडीएफ किसी तरह से डाउनलोड करते हैं, तब जाकर के पढ़ते हैं। लेकिन आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप एक लाइन भी पढ़ना होगा तो आप जाकर के बुक खरीदाएंगे, वो अनाप शनाप जो खर्च है वो आप करना शुरू कर देंगे। अभी आप जो जूता पहनते हैं, बाद में आपको जब पैसा हो जाएगा तो ना, ये जूता नहीं चलेगा, आप जिस जूते से अभी काम चला पा रहे हैं 500 रुपए के जूते से, आपको डायरेक्ट 50,000 का जूता चाहिए, 50 लाख रुपए का मोबाइल चाहिए। अभी आपके पास 10,000 का मोबाइल है, आपको 1,30,000 का एप्पल आईफोन प्रो मैक्स चाहिए। तो ये सब क्या होगा, अनाप शनाप खर्च होगा, और उससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगा। अगला क्या है कि जब प्रोडक्ट का डिमांड, प्रोडक्ट सर्विसेज और गुड्स का डिमांड बढ़ जाता है मार्केट में, वह भी महंगाई का कारण होता है। क्या होता है, महंगाई का कारण होता है। इससे पहले हम लोग बात किए थे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, तो उसमें क्या है, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट और जो उसके ऊपर टैक्स लग रहा है वह भी बढ़ जाए, वह भी महंगाई का कारण है। दूसरा क्या है दोस्तों, अगर एग्रीकल्चर यानी कि जो फसल वगैरह उगता है, गेहूं है, चावल है, दाल है, ठीक है, तो ये सब जो उग रहा है, जो उगाया जा रहा है, अगर यह कम अमाउंट में उगने लगे, अगर हमारे भारतवर्ष, हमारा जो भारतवर्ष है यह कहलाता है कृषि प्रधान देश, लेकिन दोस्तों यहां पर कृषि प्रधान देश कहलाता है क्यों, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा लोग कृषि करते हैं, लेकिन यहां का जो कृषि है, मैक्सिमम कृषि, मैक्सिमम जो किसान है यहाँ के, वह अभी भी मानसून पर डिपेंडेंट है कि अगर प्रकृति साथ दिया तो फसल होगा, नहीं दिया तो नहीं होगा। अगर किसी कारणवश फसल उस साल नहीं उगे उतना ज्यादा, तो क्या होगा, सामान का कमी हो जाएगा, खाने पीने के चीजों का कमी हो जाएगा, और जब कमी हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा और डिमांड ज्यादा है, तब जाकर के क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगा। या फिर अगर कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, मान लिया कि लैपटॉप या मोबाइल का बहुत स्कैर्सिटी हो जाए, जितना डिमांड है उतना पूरा नहीं किया जा पाए, तो क्या होगा, लैपटॉप या फिर मोबाइल का दाम बढ़ जाएगा, दाम बढ़ा दिया जाएगा, है ना। अगला है ब्लैक मार्केटिंग। अगला क्या है, ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी। जैसे कि आप लोग देखते होंगे आपके गांव समाज में जो राशन वाला होता है, जो कंट्रोल वाला होता है, वो क्या करता है, लाता है सरकार से कुछ चावल गेहूं, और उसको क्या करता है, वो कुछ कुछ अमाउंट, कुछ जो है उससे काट करके किसी को बेच देता है, और थोड़ा थोड़ा करके गरीबों में बांटता है। अब जिसको बेचेगा कोई सामान ला करके, वो क्या करेगा, वो दाल है, दलहन है, चीनी है, कुछ भी है, चावल है, उसको क्या करेगा, उसको कुछ दिनों के लिए उस समय छुपा करके रख लेगा। अब जब वो छुपा करके रख लेगा अपने घर में, अपने पॉकेट में डाल लेगा, अपने गोदाम में घुसा लेगा, तो क्या होगा,
अब मार्केट में उस चीज का कमी हो गया, वो छिपा करके रखा हुआ है, जब देखेगा मार्केट में त्राही माम मच जाएगा, तब ये निकालेगा, ले मेरे पास है। अब जब कहेगा कि लो मेरे पास है तो दो पैसा ज्यादा दो, तो यही काला बाजारी है और इससे भी महंगाई बढ़ता है। अगला है इन्फ्लेशन ड्यू टू ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या होता है? वह पैसा जिससे पर कि सरकार को कर नहीं देना पड़े, जिस पर सरकार को टैक्स नहीं देना पड़े। अब जब सरकार को आप टैक्स नहीं देंगे तो वो पैसा अगर किसी प्रकार से इनकम टैक्स का धावा पड़ जाए और आपके घर में वो पैसा पकड़ा जाएगा तो क्या होगा आप जानते हैं? तो वही कहलाता है ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी का यूज कैसे करें? तो बेकार में उसको यूज करेंगे, खर्च करेंगे, लुटाएंगे। वो रईस का औलाद जो मैंने बोला था, तो क्या करेगा? बहुत ज्यादा पैसा इधर उधर चीटेगा, और जब मार्केट में वो पैसा चीटेगा तो कैश लिक्विडिटी रेशियो, आगे हम लोग बात करेंगे, सीएलआर, सीआरआर, ये सब कुछ हम लोग आगे बात करेंगे, बैंकिंग जब पढ़ेंगे वहां भी करेंगे। तो एक एक इकोनॉमिक्स का टर्म को आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अगर आपको दोस्तों ऐसा लगता है कि हमारे कंटेंट में क्वालिटी में दम है तो आप लोग जरूर हमें सपोर्ट करेंगे। आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं हैं। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो जो मैं यह सेवा आपको दे रहा हूं, अगर आप कंज्यूम नहीं करेंगे तो मेरा बनाना बेकार है। और जब हमें लगने लगेगा कि यह हमारा बनाना बेकार है तो फिर धीरे धीरे क्या होगा? हम अपना बनाना बंद कर सकते हैं। ऐसा होता है, मार्केट का पॉलिसी है। ठीक है दोस्तों, तो हम समझते हैं, आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है? रिटर्निंग रिवेन्यू प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस है। हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आप हमारे लिए कुछ करेंगे, तब जाकर के ये कारवां चलेगा। तो यहां पर क्या है? ब्लैक मनी, काला धन, काला धन। ठीक है, आपके पास कौन सा काला धन है? ठीक है, तो अगर काला धन आपके पास नहीं है, ब्लैक मनी नहीं है, तो आप क्या ही बहुत ज्यादा खर्च करेंगे मार्केट में जाकर। आप अगर कांस्टेंट इनकम वाले पर्सन हैं, आपको सैलरी फिक्स आती है, या फिर आपका जो बिजनेस है उससे कुछ 10,000, 20,000, 50,000 कांस्टेंट इनकम है, तो आप उसी पैसे में खर्च करेंगे, यह नहीं कि अनाप शनाप खर्च करेंगे। तो ब्लैक मनी भी मार्केट में क्या करता है? वो बढ़ा देता है, मतलब महंगाई बढ़ा देता है। अब जब ब्लैक मनी बहुत ज्यादा हो जाएगा, मार्केट में लिक्विडिटी, कैश फ्लो करने लगेगा, पूरा मार्केट रूपी तालाब में कैश, कैश जो है आपके पैकेट में जो कैश है वो जब पूरा फ्लो करने लगेगा तो महंगाई बढ़ जाएगा। अब बैंक, गवर्नमेंट सोचने लगेगा कि यह ब्लैक मनी को कैसे खत्म किया जाए। वो कहेगा आरबीआई को, आरबीआई अपना कुछ पॉलिसी बनाता है जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। हम लोग बैंकिंग में आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी को पूरा रगड़ देंगे। ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अब चलिए आगे हम देखते हैं कि ये इन्फ्लेशन जो है, आप अभी हमने क्या देखा कि जो महंगाई के कारण क्या है, कुछ कारणों पर चर्चा किया हमने। एमसीक्यू देखेंगे और ज्यादा क्या होगा, हमें इससे क्लियर हो जाएगा सब कुछ, है ना। अभी देखिए इन्फ्लेशन का प्रभाव क्या होता है, कौन कौन से क्षेत्र पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, कौन कौन सा क्षेत्र प्रॉफिट में रहता है, कौन क्षेत्र लॉस में जाता है, तो ये सब बात हम लोग देखेंगे इन्फ्लेशन का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं, चलिए देखते हैं कि कौन से एरिया और उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए दोस्तों, जो कस्टमर है, जो हम लोग हैं, जो कंज्यूमर हैं, जो कंज्यूम करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, बनाने वाले कोई और हैं, हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं उसे, उसका उपयोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अगर कंज्यूम करने वाला इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो कंज्यूमर, कस्टमर क्या होगा? लॉस में जाएगा कि नहीं? तो कंज्यूमर पर इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है वह हानि में जाता है, लॉस में जाता है। प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन करता है, जो प्रोडक्शन यूनिट है, जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा इन्फ्लेशन, और अगर इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गया, तो महंगाई बढ़ जाएगा तो प्रोडक्शन यूनिट क्या करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे दाम पर बेचो। ठीक है, तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, एक अच्छा इन्फ्लेशन जिसको कहा जाता है, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, प्रोडक्ट बढ़ाने का रेट, प्रोडक्ट बनाने का रेट भी बढ़ जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओ, क्योंकि पहले तो डिमांड, स्कार्सिटी हुआ था, डिमांड बढ़ा तब इन्फ्लेशन हुआ, और अभी इन्फ्लेशन मार्केट में है तो प्रोडक्शन बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बनाओ, और इन्फ्लेशन के कारण हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो प्रोडक्शन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो प्रोड्यूस करने वाला है, फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे कि जो लोग हैं प्रोड्यूस करने वाला, वह लोग क्या होगा? प्रॉफिट में जाएगा, और जो कंज्यूम करने वाला है वह लोग लॉस में जाएगा इन्फ्लेशन के कारण। सारे के सारे बात याद रखिएगा। जो एम्प्लॉयमेंट है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों का जरूरत पड़ेगा, और जब लोग का जरूरत पड़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन का एक रेट यह भी है, एक इफेक्ट यह है कि एम्प्लॉयमेंट यहां से बढ़ जाता है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, यानी कि जो बेरोजगारी है वह क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, वो घट जाएगा और लोग को रोजगार मिलने लगेगा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाना है।
फार्मर्स जो है, जो किसान है, वह प्रॉफिट में जाएगा, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो दाल 80 रुपये, जो दाल हम लोग 40 रुपये में खरीदते हैं, अगर 80 रुपये में खरीदने लगे तो जो किसान है वह प्रॉफिट में जाता है। ये कहने की बात है दोस्तों, लेकिन बेचारा किसान जो है जब मंडी में बेच देते हैं तो कालाबाजारी के कारण उसको वही रेट मिला, लेकिन जो बड़े बड़े साहूकार, सेठ साहूकार हैं, वह प्रॉफिट में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे किसान की ही, ठीक है, किसान जो है प्रॉफिट में जाते हैं। अगला है कि एक्सपोर्ट, यानी कि जब हम लोग, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो एक्सपोर्ट का रेट क्या होगा, मतलब जब हम बाहर भेजने वाले क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे थोड़े दिन के लिए, है ना, डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट जो है, लाइए आयात जिसको कहा जाता है, आयात बाहर से मंगाने का चीज, ठीक है, जब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट का स्कार्सिटी हो जाएगा, तो हम आयात क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ताकि हम मार्केट में इसको फैला सके और लोगों को ज्यादा हो पाए और इन्फ्लेशन को हम कम कर पाए, ठीक। तो इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा और एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट का इनकम टैक्स से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन होगा तो आपको मैं बताऊंगा आगे चल के कि जो आरबीआई को कहा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट कहता है कि अरे भैया, जो लोग हैं कह रहा है महंगाई घटाओ, महंगाई घटाओ, सरकार के मतलब माथे पे छूट गया पसीना, तुम एक काम करो, आरबीआई को वो क्या करता है, ठोकर मारता है, ठोकचा मारता है, आरबीआई क्या कहता है, तुम जो है टैक्स का रेट जो है, लोन वगैरह का, उसका रेट जो है बढ़ाओ, या फिर गवर्नमेंट टैक्स का रेट बढ़ा देता है, जिससे कि क्या हो, मार्केट में जो लिक्विडिटी रेशियो है वह थोड़ा सा घट जाएगा, जो कैश का फ्लो है वह थोड़ा सा घट जाएगा, और मतलब कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो टैक्स का रेट, क्योंकि इन्फ्लेशन होगा तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देता है, इंक्रीज हो जाएगा गवर्नमेंट का इनकम टैक्स, ठीक है। दूसरा, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इन्फ्लेशन अगर ज्यादा होगा, महंगाई ज्यादा होगा, तो लोगों का खर्चा क्या होगा, लोगों का पॉकेट पर असर पड़ेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर जाता है। ये सारे के सारे पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट वाइज में है, आप इसे पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, आपको ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे क्लास यहां पर मिलेंगे। आगे देखिए, पब्लिक सेविंग, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, अगर खर्च ज्यादा होगा तो सेविंग क्या ही होगा, है ना, तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसके बाद कांस्टेंट इनकम पर्सन, हम आप हमारे जैसे लोग जो समाज में ज्यादातर कांस्टेंट इनकम पर्सन ही हैं, जो कि ब्लैक मनी जिसके पास अगाध नहीं भरा हुआ है, उस टाइप का लोग जो है, जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं, वह बहुत ज्यादा लॉस में जाते हैं इन्फ्लेशन के कारण दोस्तों, हाईली लॉस उन्हें होता है, बहुत ज्यादा हानि होता है। तो आप यह समझिएगा कि कांस्टेंट इनकम पर्सन, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो हम लोग जैसे लोग हैं, जो थोड़ा जॉब वॉब करके जीते हैं, या फिर जो थोड़ा कुछ छोटा मोटा बिजनेस करके जीते हैं, उन सब जैसे लोगों का इन्फ्लेशन का बहुत बुरा असर पड़ता है, उस पर बहुत ज्यादा हानि में वो जाते हैं। तो ये है इन्फ्लेशन। और अगला बात करेंगे कि स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई किस किस, महंगाई का चरण क्या है, महंगाई का रेट बढ़ता है, उसके हिसाब से महंगाई के अलग अलग चरण हैं, उसका नाम अलग अलग है। चलिए बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहला महंगाई है क्रीपिंग या फिर मॉडरेट इन्फ्लेशन का स्टेज, जिसको कहते हैं रेंगती या नम्र स्फीति। मतलब रेंगती महंगाई का मतलब यह है कि एक ऐसा महंगाई जो बहुत ज्यादा नहीं है, रेंग रहा है महंगाई, मार्केट में बहुत ज्यादा महंगाई नहीं है। और जब कहेगा आपको कि स्क्रीपिंग रेट चल रहा है इन्फ्लेशन का, तो इन्फ्लेशन जो है 4% का इन्फ्लेशन या फिर उससे कम का इन्फ्लेशन जब मार्केट में होता है, तो कहते हैं कि अभी क्रीपिंग स्टेज चल रहा है, किसका, इन्फ्लेशन का, महंगाई का रेंगती हुई अवस्था है यह, मतलब कि 4% या फिर उससे कम, किसमें, एक वित्तीय वर्ष में। और वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जो बजट आता है एक वित्तीय वर्ष के लिए आता है, ठीक है, तो यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वित्तीय वर्ष क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, ठीक है, कब से कब तक का, यह टाइम आपको जरूर बताना है। अगला देखिए, रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है 4 से 5% अगर मार्केट में है, या फिर किसी देश का, किसी इकोनॉमी का इन्फ्लेशन रेट 4 से 5% है, तो या फिर यह कहें कि जो हमारे इंडिया विकासशील देशों के लिए 4 से 5% का जो इनकम इन्फ्लेशन रेट है, वह अच्छा है, किसके लिए, इकोनॉमी के लिए, गुड फॉर इकोनॉमी। क्यों, क्योंकि अगर 4-5% इन्फ्लेशन नहीं रहेगा, थोड़ी महंगाई नहीं रहेगी, तो लोग प्रोडक्शन क्या क्यों बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ेगा। अभी हम लोगों ने देखा था कि प्रोडक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक टाइम तो था कि इन्फ्लेशन के आने से हम लोग एक्सपोर्ट को क्या किए, घटा दिए,
और इंपोर्ट को बढ़ा दिए। लेकिन जब प्रोडक्शन और बढ़ाते जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ते जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, इन्फ्लेशन भी ठीक ठाक होगा और इस केस में क्या होगा, हम लोग एक्सपोर्ट करने के अवस्था में आ जाएंगे। मतलब एक्सपोर्ट आगे जाकर के इंक्रीज होने लगेगा, इंपोर्ट घटने लगेगा। ये सब कुछ आपको समझना है, ठीक है। ऐसे ही तुक्का मार के आंसर नहीं देना है, सब कुछ अच्छे से समझना है। तो क्या है, रेट जो है इन्फ्लेशन का अगर 4 से 5% है तो वह इकोनॉमी के लिए अच्छा है, क्योंकि उससे क्या होगा, लोग प्रोडक्ट बनाएंगे भी, प्रोडक्ट का डिमांड भी रहेगा, एम्प्लॉयफिकेशन भी होगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। और उस प्रकार का क्रीपिंग टाइप का जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, इसका फोरकास्ट किया जा सकता है, यानी कि इसका पूर्वानुमान पहले लगाया जा सकता है। और अगर इस टाइप के जो इन्फ्लेशन का स्टेज है, अगर इसका अनुमान पहले से लगा सकेंगे, पहले से जो इकोनॉमिस्ट है लगा लेगा कि अगले साल जो है किस प्रकार का इन्फ्लेशन होगा, मार्केट में लिक्विडिटी, जो कैश का रेशियो को देख करके, बैंक के द्वारा बैंक का जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको देख करके, आगे हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा कैसे महंगाई को कंट्रोल किया जाता है, सब कुछ देखेंगे। बैंकिंग में हम लोग डिटेल में देखेंगे, यहां थोड़ा सा देखेंगे। तो जो उस प्रकार की नीतियों को देखकर जो लोग हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वह क्या करते हैं, इस प्रकार का जो महंगाई है उसका अनुमान लगा लेते हैं कि इस प्रकार का महंगाई होने वाला है और उसके हिसाब से कुछ नीतियों को बनाया जाता है उसको देखते हुए। तो यह आप समझ गए कि जो क्रीपिंग स्टेज होता है इन्फ्लेशन का, उसमें आपको सिर्फ यह याद रखना है 4% या फिर 4% से कम महंगाई के दर को क्या कहते हैं, क्रीपिंग स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन, और यह एक इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, समझ गए आप। उसके बाद देखिए अगला होता है वॉकिंग, वॉकिंग और ट्रॉटिंग स्फीति, या फिर क्या बोलते हैं, महंगाई वॉकिंग, चलती हुई या फिर मेढक चाल स्फीति। तो अगर यह कहते हैं चलती हुई स्फीति, वह है एक तरह रेंगती हुई धीरे धीरे, एक है चलने लगा, इस जो है थोड़ा सा तेज हो गया महंगाई का दर। और अगर चलने लगेगा तो जब महंगाई का दर 10% से लेकर के 20% के महंगाई का दर जो बीच में रहे, तो उस प्रकार के महंगाई को क्या कहा जाता है दोस्तों, उस प्रकार के महंगाई को कहा जाता है वॉकिंग महंगाई। वॉकिंग महंगाई का स्टेज, चरण, चलती हुई या मेढक चाल स्फीति, ठीक है, 10 से 20%। रनिंग इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई दौड़ने लगा, बहुत तेज से दौड़ रहा है। और यह क्या होता है इस प्रकार की महंगाई में कि साल दर साल, हर साल 10 से 20% दर से महंगाई दर बढ़ने लगता है। और जब इतना तेजी से महंगाई दौड़ने लगेगा, जितना तेजी से महंगाई जो है भागने लगेगा, तो उस इकोनॉमी का क्या हो जाएगा स्थिति। तो उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज बनानी होती हैं और बहुत कड़े कदम उठा करके मार्केट को कहा जाता है आपको ऐसे करना है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो क्या होगा, इकोनॉमी पूरा डाउन हो जाएगा, देश, इंडस्ट्री दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा और उसका स्थिति बहुत खराब हो जाएगा। तो यही है, जैसे कि अगर आप सोचते होंगे कि क्यों ना महंगाई जब बढ़ रहा है तो जब बैंकों के पास नोट छापने का मशीन है, नोट छापने का, करेंसी छापने का फैक्ट्रीज है, तो ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी छाप ले। ये बहुत ज़्यादा हानि वाला चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी छापना। इसके बारे में हम लोग बैंकिंग में बात करेंगे कि नोट छाप करके, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नोट छाप करके लोगों को दे दिया और इकोनॉमी को ठीक करेंगे। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला बात हो जाएगा। यह बात करेंगे हम लोग बैंकिंग में। तो यह क्या हो गया, रनिंग इन्फ्लेशन 10 से 20% हर साल जो है के रेट से हर साल इंक्रीज होता है, क्या, महंगाई का दर। अगला है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, याद रखिएगा, गैलोपिंग यानी कि कूदती हुई महंगाई, कूदती हुई, कूदने लगा है, ठीक है, दौड़ते दौड़ते कूदना शुरू कर दिया, बहुत तेज तेज कूदना शुरू कर दिया। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है। यह तो 10 से 20% में था और इसमें यह डबल डिजिट, 10 20 क्या है, डबल डिजिट, यहां पर ट्रिपल डिजिट तक महंगाई का रेट पहुंच जाता है, यानी कि 100-200% तक भी जा सकता है। अगर इतना चला जाए महंगाई का दर तो इसको कहते हैं गैलोपिंग स्टेज, किसका, महंगाई का। अगला जो महंगाई का दर है उसको बोलते हैं हाइपर स्टेज, इतना ज़्यादा स्टेज, इतना ज़्यादा महंगाई कि लोगों के बस से बाहर के बात हो जाएगा। लोग जो है जब करेंसी पर विश्वास छोड़ देंगे, लोगों का करेंसी पर से विश्वास उठ, तो यही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से महंगाई का दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जब लोगों को करेंसी पर से विश्वास उठ जाए कि ये पैसों का जो करेंसी है इस पर से विश्वास उठ जाएगा, लोग जो है अफरा तफरी मच जाएगा। तो वही है हाइपर स्टेज, किसका, इन्फ्लेशन का, महंगाई का। और इसके बारे में, इसके सिद्धांत के बारे में किसने बताया था, हाइपर स्टेज इन्फ्लेशन के बारे में, फिलिप कैगन ने। किसने, फिलिप कैगन ने बताया था। और यह महंगाई का सबसे ऊंचा दर जब हो जाता है तो उसे कहते हैं हाइपर स्टेज महंगाई का। और उसमें जो पेपर करेंसी
है, जो आपके पास करेंसी है, हम लोग आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ करेंसी भी, कि जो टोकन मनी क्या है, बहुत तरह का चीज़ है। सिंबॉलिक करेंसी होता है, ठीक है, हेल्पिंग करेंसी होता है, पेपर करेंसी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड करेंसी क्या है, मेटालिक करेंसी क्या है, सबके बारे में हम लोग करेंसी वाले चैप्टर में बात करेंगे। आगे हम लोग करने वाले हैं सब कुछ। तो वह करेंसी जो पेपर करेंसी जो है, वह एक तरह से वेस्ट कागज की तरह हो जाएगा, उसका कोई यूज नहीं होगा, लोगों को में त्राही माम मच जाएगा इस प्रकार के महंगाई में। तो यह सब कुछ हम लोगों ने देख लिया महंगाई के बारे में। अगला एक महंगाई का स्टेज होता है स्टैग इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, यह जो महंगाई है दोस्तों, इस महंगाई में क्या होता है, यह एक रेयर इन्फ्लेशन का क्या है, बहुत ही ज्यादा रेयर, जिसको कहा जाता है कि ऐसा ज्यादातर नहीं देखा जाता है, यह इन्फ्लेशन का एक स्टेज है स्टैग इन्फ्लेशन। सामान्य तौर पर हम लोग क्या देखें कि जो महंगाई है, जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा था तो प्रोडक्शन बढ़ रहा था, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ रहा था तो एम्प्लॉयफिकेशन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, और एम्प्लॉयफिकेशन बढ़ रहा था तो प्राइस जाके धीरे धीरे घट रहा था। लेकिन जब क्या हो रहा था, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एम्प्लॉयफिकेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयफिकेशन घट रहा है, ठीक है, इस प्रकार का इन्फ्लेशन के बारे में हम लोगों ने देखा, जो कि एक अच्छा इन्फ्लेशन है। लेकिन इन्फ्लेशन का एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा रेयर क्वालिटी का इन्फ्लेशन का स्टेज, जहां पर कि इन्फ्लेशन भी बढ़े, ठीक है, अच्छा, इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो हम चाहेंगे थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाएं, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ा हुआ है कि प्रोडक्शन के बढ़ने के बाद भी जो एम्प्लॉयमेंट है वो उसका रेट नहीं बढ़े, मतलब एम्प्लॉयमेंट जो है वह घटने लगे, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ने लगे, और प्राइस जो है ना घट रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, मतलब सब कुछ बढ़े जा रहा है, कहीं से कुछ घटने का नाम नहीं है। कितना आप प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए, प्राइस भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कम हो ही नहीं पा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ते जा रहा है, मतलब सब कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए इन्फ्लेशन के केस में, तो उस टाइप का जो महंगाई है उसको कहा जाता है स्टैग इन्फ्लेशन, या फिर मुद्रा अवघात। और यहां पर है इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, मतलब बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा तगड़ा तरीका से बढ़ने लगा, रोजगार का नाम नहीं है, प्रोडक्शन कितना भी बढ़ाओ प्राइस बढ़ते जा रहा है। तो यह जो एक इन्फ्लेशन का स्टेज है उसे कहा जाता है स्टैग इन्फ्लेशन, और बहुत रेयर क्वालिटी का, यह रेयरली देखा जाता है किसी कंट्री में इस टाइप का, मतलब स्टैगफ्लेशन बहुत रेयरली, बहुत बिरले, यहां मतलब बहुत मुश्किल से कभी कभी यह किसी कंट्री में स्टैगफ्लेशन देखा जाता है। और 1920 ईस्वी की बात है, जर्मनी एक बार स्टैगफ्लेशन को फेस किया था, स्टैगफ्लेशन से जूझ रहा था 1920 ईस्वी में। तो अभी तक हम लोगों ने स्टैगफ्लेशन को, इन्फ्लेशन क्या है यह देखा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, यानी फिर महंगाई को कैसे नियंत्रण किया जाए। जब महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाए मार्केट में, लोग त्राही माम करने लगे, लोगों के जो एसेंशियल जो सामान, जो ज़रूरत का सामान है घर के लिए, जो डेली लाइफ में यूज करता है लोग, उन सब सामान पर भी लोग जो है बहुत मुश्किल से यूज करना, मतलब कर पाए, या फिर बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाए, लोग का आंखों से आंसू छूट आए, या फिर पसीना छूट आए, दिमाग खराब हो जाए। तो मैंने बताया था कि उस टाइप का जब स्थिति होता है तो लोग किसको बोलते हैं, गवर्नमेंट को बोलते हैं, किसको, गवर्नमेंट को, कि हाय 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 बीजेपी, हाय हाय कांग्रेस, ये करने लगते हैं। तो जब गवर्नमेंट को कोई लोग जो है क्या करेगा, बोलेगा, चलिए एक बार इसको देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, कहेगा कि जो है, जो गवर्नमेंट को जो आम पब्लिक है, ये क्या करेगा कि तुम क्या कहे थे, महंगाई को घटाएंगे, और यहां महंगाई आसमान छू रहा है। तो गवर्नमेंट किसको बोलेगा, कहेगा आरबीआई को, कह रहे भैया आरबीआई, इतना ज्यादा कैसे गवर्नमेंट, मतलब महंगाई हो गया, क्या लोगों के पास ज्यादा पैसा हो गया है क्या, जो मार्केट में है पैसा बह रहा है, जो कैश बह रहा है उसको कंट्रोल करो। तो आरबीआई जो है अपना कुछ मौद्रिक नीति, जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है, और मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा महंगाई को क्या करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। क्या करता है, महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। कैसे करता है, देखिए दोस्तों, जब हम लोग बैंकिंग चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, तो वहां पर हम लोग आरबीआई के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे कि आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, एक जो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है। सब बैंक जो हमारे देश में, जो छोटे छोटे रीजनल बैंक है, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ओवरसीज हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, सारे के सारे बैंक जो आरबीआई का एक रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत क्या है, रजिस्टर्ड है। तो ये सारे के सारे बैंक इस आरबीआई के क्या होते हैं, अंडर में आते हैं। क्या होते हैं, इस आरबीआई के ऑल बैंक्स,
क्या है, आरबीआई के अंडर में रहते हैं। और बैंक का बैंक क्या है, आरबीआई। ये पूछा भी जाता है कि बैंक का बाप कौन है, ऐसा नहीं पूछेगा, लेकिन बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है क्या करेगा, कैसे अपना कुछ एक नीति बनाता है, मौद्रिक नीति, जिसका काम होता है, देखिए मौद्रिक नीति का सीधा सा काम है कि जो मार्केट में कैश लिक्विडिटी, मतलब जो कैश जो आपके हाथों में, जो पॉकेट में पैसा जो है गर्मी हो गया है, उसका पैसे का जो कैश का गर्मी हो गया है, उसको क्या करे, उतार दे गर्मी। और वो कैसे करेगा, तो कैश लिक्विडिटी रेशियो को, कैश लिक्विडिटी जो है, जो कहा जाता है तरलता, आगे हम लोग पढ़ेंगे सब कुछ इसके बारे में देखेंगे, ठीक है, उसको कंट्रोल करना, मतलब कैश, इसका सीधा सा मतलब है कि जो मार्केट में कैश लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो गया है, इसको मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा आरबीआई क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। और जो मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा बह रहा है, लोगों के पॉकेट में बहुत ज्यादा अनाप शनाप पैसा हो गया है, उसको खींच लें किसी तरीके से। और जब खींच लेंगे किसी तरीके से, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं होगा तो वो ज्यादा खर्च नहीं करेगा, और ज्यादा खर्च नहीं करेगा तो महंगाई कंट्रोल में आएगा। इसके लिए बैंक जो है अलग अलग टाइप के हथियार यूज करते हैं। डायरेक्ट हथियार है और इनडायरेक्ट हथियार है। क्या क्या है, डायरेक्ट टूल और इनडायरेक्ट टूल। डायरेक्ट टूल में हम लोग आगे बात करेंगे कि देखिए, इसको एक बार मिटा लेते हैं, ठीक है। देखिए आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, मैंने बताया कि जो कैश लिक्विडिटी है, जो कैश लिक्विडिटी है मार्केट में, उसको क्या करता है मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, उसको कम करता है। जो कैश का तरलता है, जो फ्लो है, उसको कम करता है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। और जब मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा मार्केट में अनाप शनाप जो लोगों के पास पैसा हो गया है, ब्लैक मनी, जो लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया है, खर्च बहुत ज्यादा कर रहा है, अनाप शनाप महंगाई बढ़ा दे रहा है, तब वो क्या करेगा, वो मॉनेटरी पॉलिसी निकालेगा और बैंकों को कहेगा कि बैंक सुनो, तुम लोग जो जितने भी बैंक है, तुम लोग जितने भी लोन दे रहे हो, देखो बैंकों का क्या है, बैंक के पास पैसा का जरिया क्या है, लोगों का पैसा, और लोगों को लोन देता है, या लोगों से पैसा लेकर के लोगों को लोन देता है और इंटरेस्ट कमाता है, यही करता है ना। और इंटरेस्ट का रेट तुम लोग बढ़ा दो, अगर इंटरेस्ट का रेट तुम लोग बढ़ा दोगे तो लोग लोन कम लेंगे, अगर लोन कम लेंगे तो लोगों के पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कम होगा, और जब कम होगा तो मार्केट में लिक्विडिटी रेशियो कम हो जाएगा, पैसा का फ्लो कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो महंगाई घटेगा। या फिर आरबीआई और कुछ चीज करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, ठीक है। ये देखिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं, इसका एक डायरेक्ट टूल होता है जिसको कहा जाता है कैश रिवर्स रेशियो। कैश रिवर्स रेशियो हम लोग आगे बात करेंगे। सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, यानी कि स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये डायरेक्ट टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसके द्वारा बैंक जो है आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करता है। और एक होता है इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट टूल जो बैंकों के द्वारा करवाता है, जो किसी बैंक को द्वारा करवाता है। ये इसमें जो है अलग अलग रेट है, जैसे रेपो रेट, आरआर पढ़े होंगे आप लोग, रेपो रेट, ठीक है। अगला है रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। बैंक रेट और जो है बेस रेट, ये सारे के सारे जो आप लोग अभी सुने, रेपो रेट। देखिए यहां मैं आपको पूरा बैंकिंग नहीं पढ़ा रहा, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं पढ़ा रहा, लेकिन आपको यह बता रहा हूं कि आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा इन सब ऑपरेशन को कर करके लिक्विडिटी, जो कैश फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है मार्केट में, उसको कम कर देता है और महंगाई उससे थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या था, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट और बेस रेट। देखिए रेपो रेट क्या होता है, जब आरबीआई बैंक को पैसा देता है, देखिए बैंकों का बैंक है, हम लोग बैंक से पैसा लेते हैं और बैंक जो है आरबीआई से पैसा लेता है, ठीक है। बैंक आरबीआई से पैसा लेता है, बैंकों का बैंक। अब जब आरबीआई जिस रेट से बैंक को पैसा देता है उसको रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको रेपो रेट कहते हैं। और जब बैंक हम लोग को जिस रेट पर पैसा देती है उसको बेस रेट कहा जाता है। सब कुछ हम लोग बात करेंगे। और देखिए रेपो रेट होता है, एमएसएफ होता है, और देखिए आरबीआई जो है 3 रेट पर बैंकों को पैसा देती है। आरबीआई 3 रेट पर बैंकों को पैसा देती है। एक तो रेपो रेट, एक होता है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और एक होता है बैंक रेट। क्या होता है, बैंक रेट। दोस्तों सब कुछ बहुत अच्छे से समझाने वाला है आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। रेपो रेट, जो बैंक जिस रेट पर छोटे बैंकों को पैसा देती है, जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी, इन सबको, तो वहां पर जिस रेट पर देती है, जिस इंटरेस्ट रेट पर देती है, रेपो रेट, तो यहां दिन के आधार पर अलग अलग रेट है। जैसे कि अगर कुछ दिनों के लिए, 15 दिनों तक के लिए लेता है तो रेपो रेट, एक दिन के लिए लेता है तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और कुछ 15 दिनों से ज्यादा के लिए लेता है तो बैंक रेट पर जो है बैंकों को पैसा देती है। अगर ये रेट बढ़ा दे आरबीआई, रेपो रेट, एमएसएफ या फिर बैंक रेट अगर बढ़ा देगा, तो बैंक आपको क्या करेगा, वो रेट ज्यादा बढ़ा देगा आपको लोन देने का। और जब लोन बेस रेट बढ़ा देगा, और जब वो बढ़ा देगा तो आप लोन क्यों लेंगे,
कहेगा अरे भैया बहुत ज़्यादा लोन का अमाउंट है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है, लोन नहीं लेंगे। और जब लोन नहीं लेंगे तो पैसा क्या होगा? थोड़ा-सा मार्केट में उस तरह से बहेगा नहीं, और जब बहेगा नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, महँगाई रुक जाएगा। और बैंक का अपना एक ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, जिसमें कि कुछ जो सिक्योरिटीज़ है, कुछ फंड है, कुछ बॉन्ड पेपर है, यह सबको क्या करता है बैंक जो है कुछ लोगों को बेच देता है। कहता है कि आप जो मुझे पैसा दीजिए, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है, तो आप दे दीजिए, इतना रुपया का आप बॉन्ड ले लीजिए। फिर आपको 3 से 4-5 महीने के बाद हम आपको इंटरेस्ट पर दे देंगे। तो इस तरह से क्या करता है, बाहर के पैसों को, मार्केट के पैसों को वो खींच लेता है और उससे महँगाई को रोक लेता है। तो यहाँ सिर्फ यह समझिए कि आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा क्या करता है, जो मार्केट में कैश लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो गया है, जो तरलता बहुत ज़्यादा हो गया है, उसको कंट्रोल करता है और महँगाई उससे रुकता है। फिर है कंट्रोल इन्फ्लेशन थ्रू फिक्स द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। गवर्नमेंट क्या करेगा, जब देखेगा बहुत ज़्यादा मार्केट में महँगाई हो गया है, तो प्रोडक्ट का उस पर कड़ा एक्शन लेकर के कहेगा आपको प्रोडक्ट इतना पर ही बेचना है, ठीक है? आप इससे ज़्यादा पर नहीं बेच सकते हैं, ठीक है? ये कहेगा, फिक्स कर देगा, मतलब इस तरह का देखेगा। फिर उसको कुछ दिनों तक करेगा, ऐसा कर नहीं सकता है बहुत ज़्यादा। जब इन्फ्लेशन ठीक-ठाक हो जाएगा, इकोनॉमी अपने अच्छे पर आ जाएगा, तब उसको फिर से अपने बहाल कर देगा। फिर क्या है, रिड्यूस कर देगा रेट ऑफ टैक्स। टैक्स क्या करेगा, जो प्रोडक्शन कॉस्ट पर टैक्स लग रहा था, जो फैक्ट्रीज़ वगैरह है, उसको थोड़ा-सा रेट को रिड्यूस कर देगा टैक्स को, प्रोडक्शन कॉस्ट पर, ठीक है? जो टैक्स लग रहा था, उसको रिड्यूस कर देगा, जिससे कि टैक्स कम लगेगा अगर उसको, तो वो प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट्स कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था, वो प्रोडक्ट थोड़ा कम दाम पर बेचेगा, मतलब महँगाई उससे कंट्रोल कर लेगा, ठीक है? दूसरा क्या है, एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करा जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है, जो फसल वगैरह है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, उससे महँगाई कम किया जा सकता है। जो है ब्लैक मनी जो मार्केट में है, उसको कंट्रोल किया जाए। ब्लैक मनी, ब्लैक मार्केटिंग जो है, उसको कंट्रोल किया जाए। अब जब ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा है, जिसका टैक्स नहीं दिया जा रहा है और लोगों के द्वारा धड़ल्ले से यूज़ किया जा रहा है, तो ब्लैक मनी आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगा? तो क्या करेगा, डिमोनेटाइजेशन कर देगा। जो पहले का करेंसी था, जो ओल्ड करेंसी था, अब वह किसी काम का नहीं है। तो लोगों के पास जो ब्लैक मनी पड़ा था, उसका क्या फ़ायदा? वो क्या करेगा? फेंकेगा, जलाएगा। अभी इससे पहले आपने देखा था ना, जो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो क्या हो रहा था? आपके पास भी घर में कुछ पैसा होगा 500 हज़ार रुपया, तो फिर आप अब क्या करेंगे? जो लोगों का लाइन लग गया था, जिसके पास व्हाइट मनी था, तो आप बदल लीजिए। जिसके पास ब्लैक मनी है, बदलने नहीं जाएगा। तो लिक्विडिटी क्या हुआ कैश का? कम हो गया। तो इस तरह से आरबीआई जो है कुछ नियम को लाकर, कुछ नीतियों को लाकर के महँगाई को कम करेगा। वही हो गया डिमोनेटाइजेशन ऑफ ओल्ड करेंसी। तो डिमोनेटाइज करेगा किसका? ओल्ड करेंसी का। और उससे भी क्या करेगा, ब्लैक मनी को कंट्रोल करेगा और ब्लैक मार्केटिंग पर अंकुश लगाएगा। लोगों पर चेक करेगा, जो कंट्रोल वगैरह में जो फसल वगैरह दिया जा रहा है, वह ब्लैक मार्केटिंग तो उसका नहीं किया जा रहा है, लोगों के द्वारा उस सामान को रख तो नहीं लिया जा रहा है और बाद में बेचा जा रहा है। तो इन सब पर शिकंजा कसा जाएगा और इस प्रकार से कंट्रोल किया जाएगा इन्फ्लेशन को। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा लेक्चर था इन्फ्लेशन से रिलेटेड। इसके एमसीक्यू भी हम लोग लगाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आप अगर कुछ यहाँ से सीखें, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों में अपने परिवार परीक्षा हॉल 247 को ज़रूर बढ़ाएँ और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि कैसा है, नहीं है। सब कुछ आपका जो कमेंट हम एक-एक करके पढ़ते हैं, उसका रिप्लाई भी देते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में। जय हिंद, जय